हाय, आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज हम लिबरलिज़म का पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें हम जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊँगा, उसके बाद हम इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि जॉन लॉक जो है ना हमारे, वो एज अ थिंकर थे और उनको फादर ऑफ लिबरलिज़म कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। और वो जो यूएस से जो आइडियाज़ इन प्रैक्टिस कैन बी सीन इन यूएसए में, उनकी आइडियाज़ को प्रैक्टिस की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशंस में एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस की गई थी लॉक की। लॉक के हिसाब से व्हाट इज़ लिबरलिज्म है और व्हाट इज़ लिबरल स्टेट है, इन दोनों चीज़ों का आंसर मैं अभी हम दूंगा। फिर आपको राइट टू रेजिस्टेंस वगैरह एंड कंडीशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात में बात समझ में आएगी। अब उनका था कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है ना, वो इंटरेस्ट दिखाता है पार्टिकुलर क्लास का, जैसे कि लिबरलिज्म इज़ उन्होंने बताया था कि फिलॉसफी ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास है। उन्होंने कहा था कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है ना, वो एक्चुअली में एस्थेटिक अप्रोच है। कहने का मतलब है कि पीरियड ऑफ टाइम में जैसे जो आए हैं वो पीरियड ऑफ टाइम लगा है, और जो कैपिटलिज्म है, एसेंस ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में बताया है कि एसेंस ऑफ कैपिटलिज्म जो मार्केट फ्री इकोनॉमिक की तरह है। अब उसके पीछे उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया था कि राइट टू प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब जैसे लिबरल स्टेट के बारे में जो बताया उन्होंने, व्हाट इज़ लिबरल स्टेट, जो क्वेश्चन आता है लिबरल स्टेट के बारे में बताया कि लिमिटेड स्टेट है, मतलब कि एक ऐसा स्टेट है जो पॉजेज नहीं करता ओरिजिनल पावर का, मतलब कि स्टेट अपना पावर पोज नहीं करता, अपने पावर नहीं रखता, को ह्यूमन बीइंग के पास अपना पावर होना चाहिए, ओरिजिनल पावर जो इंसान है उनके पास होना चाहिए, ठीक है। और जो सोर्स ऑफ पावर जो ह्यूमन बीइंग होने चाहिए, मतलब ह्यूमन बीइंग के पास अपना पावर होना चाहिए। लिबरलिज्म के अंदर में ये बताया गया था ओवरऑल, ये समझो गवर्नमेंट या स्टेट जैसे दोनों को जो भी कह सकते हैं, ठीक है। ये पावर जो है डेलिकेटेड किया गया था मैन के थ्रू, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, ट्रस्ट करती थी पीपल, गवर्नमेंट जो ट्रस्ट थी, ठीक है, पीपल आर ट्रस्टीज थे, ठीक है। और कभी भी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उनके अगेंस्ट में ट्रस्टीज हों, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी। तो उन्होंने बताया कि लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीज़न वगैरह है, ठीक है। लिबरल जो मेन थे वो रेशनल टाइप के नेचर में थे, वो चाहते थे कि सब कुछ अच्छे से हो, किसी भी कोई जुल्म नहीं हो। उनका बिलीव था कि मेन जो है सारा कुछ अपने हैंडल में करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही थी, और मेन जो है वो कैपेबल है सोशल लाइफ जीने के लिए, और मेन जो है वो टीच करता है, दूसरे को बताता है। हम इन सब बातों को जानने के लिए जो सेंट्रल वैल्यू ऑफ लिबरलिज्म है, जो लिबरलिटी है, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एंड सेपरेशन पावर, इसके 3 ब्रांच जैसे बने गए हैं। जॉन लॉक ने जो सारी चीज़ें बताई थी उन सब चीज़ों के बारे में है कि जो लिबरल स्टेट है वो सेकुलर होना चाहिए, लिबरल सोसाइटी जो है वो टॉलरेट सोसाइटी होनी चाहिए, जिससे हर धर्म के लोग आराम से रह सके, ठीक है। लिबरल पॉलिसी और पॉलिटिक्स के बारे में जो बताया गया था कि ये वायलेंट मेथड है, लिबरल डू नॉट सपोर्ट वायलेंट मेथड। तो वो सजेस्ट करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन अचीव बाय द ऑब्जेक्टिव, किसी चीज़ को भी ऑब्जेक्टिव के थ्रू अचीव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लिबरल जो सोसाइटी है एक ओपन सोसाइटी होनी चाहिए, जिसके अंदर सब मज़हब को बोलने का, एक्सप्रेशन का, बोलने की छूट होनी चाहिए। आइडिया जो है नॉट सरप्रेज्ड, कोई भी आइडिया को सरप्रेज नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जॉन लॉक ने लिबरल सोसाइटी के अंदर में बताई थी कि जो लिबरल सोसाइटी है वो बेसिस ऑफ मेरिट पे आनी चाहिए। जैसे अगर मेरे पास एग्ज़ाम क्वालिफाई की मेरिट है तो मैं आगे आ सकता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे लिबरल सोसाइटी जो है वो परमिट करे सोशल मोबिलिटी को, ये सारी चीज़ें वहाँ बताई गई थी। और उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो कंसिडर किया था, जो स्कॉलर ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म थे उनको कंसिडर किया था, ठीक है। और पॉजिटिव जो इंडिविजुअल थे उनके जो इंटरेस्ट जो थे वो प्रोपोर्शनेट क्लास की तरह थे, ठीक है। अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट थिंकर भी थे जॉन लॉक,
और वो सारे ब्रिटिश फेयर्स की हिस्ट्री वगैरह भी देखी थी, रेवोल्यूशन में थे 1960 88 के रेवोल्यूशंस की विटनेस भी थे, ठीक है। और पॉजिटिव इंप्रेशन डाल रहे थे ह्यूमन नेचर पे। उन्होंने बहुत सारी बात की थी, जैसे फिल्मर पैट्रियार्चा जो थे, पैट्रियार्का बोलते हैं, वो जो थे वो 2 ट्रीटीज़ ऑफ सिविल गवर्नमेंट जो ट्रीटीज़ हुई थी उनके बारे में जो सेकंड बुक आया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आया था। लॉक का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना, जस्टिफाई होनी चाहिए, लिमिटेड स्टेट होनी चाहिए। उनका लॉक का सबसे बड़ा फर्स्ट जो क्रिटिसाइज जो किया गया था वर्क का, जो उन्होंने फिल्मर की जो और हॉब्स की लिवेंथम जो थी, उन दोनों बुक को एब्सोल्यूट अथॉरिटी के बारे में जो बताया गया था, तो फिल्मर ने बताया था कि रिलीजियस ग्राउंड एंड हॉब्स ने बताया था यूटिलिटेरियन ग्राउंड के थे। तो लॉक ने क्रिटिसाइज़ किया था पैट्रियार्का को और लिविंथन जो बुक थी सारी को वो क्रिटिसाइज़ किए थे। अब एसेंस क्या था पैट्रियार्का का, उन्होंने कहा था स्टेट जो है ना ऑल्सो अ फैमिली थी, मतलब कि एसेंस उसका था। और फैमिली जो होता है गॉड का प्रतिनिधि होता है, छाव होता है। तो ऑथोरिटी ऑफ फादर इन अ फैमिली, जैसे ऑथोरिटी ऑफ फादर इन अ फैमिली होता है, ऐसे ही स्टेट जो है सिटीज़न पे और उसकी मैटर पे ऑथोरिटी की तरह होती है। लेकिन लॉक का जो व्यू था वो टोटली अलग था। लाइक अरस्टोटल जिसे कहते हैं, ही बिलीव द ऑथोरिटी ऑफ स्टेटमैन इन डिफर फ्रॉम द मास्टर। उनका कहना है कि जो स्टेटमैन है और जो मास्टर उनका अलग अलग, जैसे स्टेट और फैमिली दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है। ऐसा नहीं कि स्टेट जो है फैमिली के कार में कोई भी दखल अंदाजी करे। और उनका जो प्रिंसिपल कैन नॉट अप्लाई, फैमिली इज़ अ नेचुरल एंड स्टेट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल। अब फैमिली जो है एक नेचुरल है और स्टेट कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब है कि स्टेट को हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एक हम लोग के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना कि हाँ हम एक स्टेट बनाएंगे। और जो फैमिली है वो गॉड गिवन नेचुरल है। तो ये ऐसा था। अब उनके बाद में उन्होंने बताया कि ऑथोरिटी जो है, जो फादर की फैमिली पे जो एब्सोल्यूट ऑथोरिटी है, बट ऑथोरिटी जो होनी चाहिए, बट उनका कहना था कि ऑथोरिटी जो रूलर, जैसे रूलर बेस्ड जो ऑथोरिटी होती है गवर्न की, वो कंसर्न थी। वो चाहते थे कि नो रेशनल पर्सन नो वुड बी क्रिएट अ सिस्टम, ऐसा था उनका मानना। और उन्होंने कहा जो एक हॉब्स की भी बहुत सारे बिलीफ पे उनकी बहुत सारी ये थी। तो उनका जो स्टेट की सॉवरेनिटी, पीपल के पास राइट, और हॉब्स की व्यू को मॉडिफाई करके उन्होंने पेश भी किया था। लॉक का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी राइट, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट ड्यूटी, पुटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अभी इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लॉक ने ये कहा था कि जो ह्यूमन नेचर को उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा था कि मोर व्यू उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। मेन को उन्होंने कहा था कि सेंटर्ड है, सोशल के बीच में वो एक सेंटर की तरह काम करता है। और उन्होंने टू सेल्फ इंटरेस्ट को बताया था कि मेन जो है पॉजिटिव, मतलब कि पेशेंस भी है उसके अंदर और रीज़न भी है, ठीक है। सिचुएशन किस तरह की है उस टाइप से वो रिएक्ट करता है। जैसे मोस्ट ऑफ द सिचुएशन रीज़न कंट्रोल पेशेंस, बट इन सम सिचुएशन रीज़न मे बी फेल्ड। तो ये चीज़ें हैं कि जो ऐसे में है कि बहुत सारे रीज़न ऐसे हैं जो कंट्रोल कर देते हैं पेशेंस को, लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि रीज़न फेल हो जाते हैं। वो कभी भी बिलीव नहीं करते थे कि थ्रू आउट द मॉरल टीचिंग के बारे में, जैसे कि मैन कैन बी कंट्रोल्ड, रिलीजन नॉट एनफ टू कंट्रोल ह्यूमन बीइंग, इनको ऐसा मानना था। उनका अकॉर्डिंग ये था कि जो भी रीज़न है मैन को टीच करने का, वो एक अच्छा होना चाहिए, अदर देन कि उसको इस तरह की कोई भी चीज़ें बताई जाएँ। मैन का जो रिस्पेक्ट होना चाहिए हिज लाइफ एंड प्रॉपर्टी के थ्रू, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया था। अब माइंड इन टेबुला रासा के बारे में आपने बहुत जाना होगा, माइंड इन टेबुला रासा, और मैंने पुराने स्लाइड में भी दिखाया है। और ये जो एबव स्टेटमेंट जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, कि यहाँ पे मैंने लिखा है,
मैंने पिछले स्लाइड में बता रखा है कि जो टेबुलर रासा के बारे में जो बता रहा हूँ कि ये जो पर्सपेक्टिव है लॉक का एज अ थिंकर, उन्होंने बताया कि बेसिस ऑफ जो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए वो पॉलिटिकल थ्योरी की तरह होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि उन्होंने एक दो टर्म भी दिया था, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो उनका जो पोजीशन होनी चाहिए ना वो सोक्रात और प्लेटो के बीच में, जैसे सोक्रेट और प्लेटो जिसको कहते हैं उनके बीच में। सोक्रेट को बिलीव जो सोल था, तो वो रीज़न था नॉलेज नॉट टू बी इम्पार्टेड, ठीक है। और दूसरा था क्या, अ टीचर शुड हेल्प टू इनलाइटमेंट ऑफ द सोल बाय इंगेजिंग अ पर्सन इन अ डायलेक्टिक। उनका कहने का मतलब था कि अगर आप टीचर हो, अगर आप सच में इनलाइटमेंट करना चाहते हो तो एक दोनों तरफ से अच्छाई और बुराई दोनों को साथ में रखो और फिर जाके उस चीज़ को समझो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, वो चीज़ें लाई गई थी। स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। राइट स्टेट ऑफ द नेचर, स्टेट ऑफ द नेचर के बारे में जो होना चाहिए वो पीस होना चाहिए, गुडविल होना चाहिए और नेचुरल इंश्योरेंस, जैसे हमारे पास म्यूचुअल एश्योरेंस होनी चाहिए स्टेट के बारे में। लॉ का डिस्क्रिप्शन जो है स्टेट के बारे में बहुत ही हाइपोथेटिकल भी था कि जैसे कि और हुआ क्या था कि 1688 की जो रिवोल्यूशन हुई थी तो उसमें जो पार्लियामेंट में ग्लोरियस रिवोल्यूशंस के नाम से हुआ था, क्योंकि वो कम्प्लीटली पीसफुल इवेंट था और इस वजह से वो उसमें कोई ऐसा ब्लड शीट का एक सिंगल ब्लड शीट भी नहीं हुआ था, वो ह्यूमन नेचर के ऑन द बेसिस पे हुआ था। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। उन्होंने एक चीज़ दी थी, वाई द प्रॉपर्टी इज़ मोर प्रॉपर्टी, इसके बारे में हम जानेंगे। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉक के बारे में जानेंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम जानेंगे। और एक्चुअली में क्या है कि थोड़ा बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बन गया है। फिर हम राइट टू रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बारे में जानेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो लॉक को हम वाई, एक क्वेश्चन जो आता है, वाई माई प्रॉपर्टी इज़ माई प्रॉपर्टी, इसके बारे में है कि इनिशियली जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन था कि जो मेन है ना वो मिक्स्ड होता है, जैसे कि लेबर और प्रोडक्ट ऑफ नेचर जो है और उसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है। तो देखो लेबर जो है ना वो पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है, मतलब कि ऑनरशिप और प्रोडक्ट ऑफ लेबर ये दोनों पार्ट ऑफ पर्सनालिटी के अंदर आते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में है। तो नेचर ऑफ स्टेट मैंने आपको बता रखा है कि लिबर्टी होनी चाहिए, स्टेट के पास कोई इस तरह का नहीं होना चाहिए जैसे नॉट अ स्टेट ऑफ लाइसेंस, ठीक है। नेचुरल लॉ जो होनी चाहिए वो स्टेट को गवर्न करनी चाहिए। और रीज़न ऑफ सोशल इंटरेस्ट तो मैंने सारा बता ही दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया है कि रिजल्ट जो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था वो क्रिएशन और सिविल सोसाइटी के बीच में था और सेकंड था जो क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट के बीच में था। जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में, जैसे सिविल फैमिली जो है अलग होगी जो नेचुरल है, सिविल सोसाइटी और स्टेट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिविल सोसाइटी जिसमें एज अ इंटरमीडिएट काम करेगी और एस्फीयर और फैमिली के बीच में और स्टेट के बीच में। और जो बर्थ ऑफ सिविल सोसाइटी है वो एज अ फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन होगा दोनों के लिए। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो था वो था क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, तो मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी के ही इलेक्ट करेंगे कुछ लोगों को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी के हिसाब से और इन सब चीज़ों की पॉलिटिकल माइनॉरिटी के हिसाब से भी क्लेम किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का दोनों का कंसर्न होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बनने के बाद उन्होंने राइट टू मेक लॉ, राइट टू एक्सिक्यूट लॉ, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी थी, ठीक है। पावर ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने बताया था कि पावर ऑफ गवर्नमेंट ट्रस्ट की तरह होना चाहिए, जो पब्लिक हो ट्रस्टी की तरह काम करे।
हॉब्स के जो ऑल राइट इंडिविजुअल को फ्री ओनली लॉ इज़ साइलेंट, लॉक का जो पोजीशन था हॉक से थोड़ा सा अलग था, अलग सोचते थे वो। उन्होंने कहा था राइट टू बिलोंग टू पर्सन, सिटीजनशिप्स के बारे में बात की थी, राइट टू रेजिस्टेंस के बारे में। अब देखो राइट टू रेजिस्टेंस के बारे में जो बात हुई थी, राइट टू रेजिस्टेंस ये क्या करता है, एक राइट टू रेजिस्टेंस टू द सिटीजन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब क्या होता है, सिटीजन्स को देता है पावर, ठीक है। इफ़ द गवर्नमेंट ब्रेक द ट्रस्टी, अगर उन्होंने ट्रस्ट को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ब्रेक कर दिया है तो सिटीजन्स के पावर एक पावर रह सकता है जिसके हिसाब से वो तख्ता को पलट सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अब क्या है, अगर मान लो कि कंडीशन क्या है रेजिस्टेंस करने का, उनके ख़िलाफ़ अगर बात करने का, कि गवर्नमेंट ने उस चीज़ को नहीं माना जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, या गवर्नमेंट फेल हो गई हमारे लाइफ को या लिबर्टी को या हमारी प्रॉपर्टी को सेव करने में। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लेजिस्लेटिव फंक्शन सही से नहीं किया, लॉज को सही से नहीं फॉलो किया, और फॉरेन रूल्स जो वहाँ के थे, अभी क्या है कि जो इसमें मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट पुटिंग पीपल अंडर द फॉरेन रूल। अब क्या हुआ है कि यूएसए वगैरह में जो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो जीते क्यों हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ के लोग ये नहीं चाहते थे कि वहाँ की जो बाहर से ज़्यादातर इंडिया ही से जाते हैं लोग, बाहर के लोग आके वहाँ पे उनकी जॉब ले रहे थे वहाँ के, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि बाहर के बाहर के लोगों को आने के लिए मना करने के लिए, और इस वजह से वो जीत गए कि वहाँ की जो लोग वहाँ की रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। तो ये आया था कंडीशंस के नेचर ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर में। तो नो लॉ नो लिबर्टी के बारे में बात की गई थी। क्रिटिकल इवेल्युएशन जो था मेजर में ट्रेडिशंस जो थे लॉज के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आए थे। लॉक थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में ये कहा गया था, लॉक ने कहा था कि प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी कि इन दोनों के बीच में कॉमनवेल्थ के क्रिएशन होना चाहिए, जो बॉडी है और लेबर है और कंप्लीट जो राइट है, इन सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि मैन हैज़ आल्सो कंप्लीट राइट ओवर द लेबर ऑफ हिज स्लेव, स्लेव जो भी है उन पे उनका लेबर स्लेव पे कंप्लीट राइट होनी चाहिए, और जो लेबर क्लास है वो उनके बारे में उन्होंने बात की थी, थिंकर ऑफ लेबर क्लास में इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। प्रॉपर्टी के बारे में, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी के बारे में जो जॉन लॉक ने कहा था कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आर द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हैं जो स्टेट कैन नॉट मेक एनी सच लॉ कि इन सब चीज़ों से उनके राइट को नहीं छीन सके, उनकी प्रॉपर्टी को नहीं छीन सके। गवर्नमेंट को ऐसा लॉ नहीं बनाना चाहिए, जो नेचुरल ने दिया उनको उन्हीं के हिसाब से रहना चाहिए। जो आफ्टर अरस्तु जो थे, अरस्तु के बाद जो लॉक वॉज द फर्स्ट पर्सन थे जो प्रोवाइड किए थे, जिन्होंने डिफेंस किया था, मतलब प्रोवाइड डिफेंस टू राइट टू प्रॉपर्टी के, ठीक है। तो ये उन्होंने के अरस्तु जस्टिफाई कर रहे थे एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी, और ये इन्होंने कॉमन यूज़, इन्होंने कॉमन ही डज नॉट रिकमेंड द कॉमन यूज़। लॉक जो थे वो डज नॉट बिलीव इन वेलफेयर स्टेट, तो इन सब चीज़ों के बारे में था कि वॉचमैन स्टेट के बारे में वो जानना चाहते थे। तो ये सारे लॉक के बारे में थे। अब जेएस मिल के बारे में हम पढ़ेंगे कि जेएस मिल जो थे वो क्या व्यू रखते थे इन सब चीज़ों के बारे में, जेएस मिल के क्या व्यूज़ थे। तो जेएस मिल एक लिबरल थिंकर थे, ये सबको पता है। जो जेएस मिल थे उनकी एक यूटिलिटेरियनिज़म्स जो की थी, यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो मैन के पास एक नेचुरल यूटिलिटेरियन जो है, एक्शंस गाइडेड बाय द प्लेजर और पेन। इसका मतलब ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर चाहिए और हम अपने पेन को कम करना चाहते हैं। मैन क्या है, मैन एक नेचुरल इंडिविजुअल है जो प्लेजर और पेन के बारे में और अपने एक्सपीरियंसों से सीखता है, अपने पेन को कम करना चाहता है और अपने एक्सपीरियंसों से सीखता है। जेएस मिल के बारे में ये था, ये प्लेजर इज़ प्योरली क्वांटिटिव टर्म के बारे में बात की। तो चलो अब थोड़ा सा जेएस मिल के बारे में हम जान लेते हैं, इसके पहले कि यूटिलिटेरियनिज्म, बेंथन और मिल के बारे में हम कंपेयर करें। तो जो इंट्रोडक्शंस जो दी गई थी, मतलब कि जेएस मिल के बारे में जैसे बताया जाता है कि लिबरल थिंकर थे,
ठीक है। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशंस को ज़्यादा महत्व देते थे, यूटिलिटेरियन थिंक करते हैं। और जेम्स मिल जो थे मतलब इनका तो इनकन्सिस्टेंट थिंक करते हैं। इनकन्सिस्टेंसी जो थी इनकी लिबर्टी के थ्रू थी। और इनको जो जेम्स मिल को इनको प्रॉफिट ऑफ एम्पटी लिबर्टी भी कहते हैं। और कि इनके पास खाली एक लिबर्टी थी। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, रिलक्टेंस ऑफ डेमोक्रेट के बारे में बताया। और प्रोमिनेंट वर्क जो जेम्स मिल का था वो था यूटिलिटेरिज्म पे था, लिबर्टी पे था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पे था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और इन्होंने जो यूटिलिटेरिज्म्स पे जो अपनी मॉडिफिकेशन दिए थे जेम्स मिल ने, जो बताया था कि यूटिलिटेरिज्म्स के फाउंडेशंस के बारे में इन्होंने बताया था कि क्या है। उनके हिसाब से यूटिलिटेरिज्म्स जो है एक जैसे कि हॉब्स का जो वर्क था, और इसको बाद में बहुत सारे डेविड होम ने सिस्टमेटिक स्कूल के थ्रू, जैसे थ्रू आउट द वर्क बेंथम ने इसको फादर ऑफ यूटिलिटेरिज्म भी कहते हैं उनको। तो इन सब चीज़ों को मॉडिफाई किया था। ठीक है, तो बेंथम और मिल के हम डिफरेंस के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल राइट जो है वो ट्रेडिशनली नेचुरल राइट्स को जस्टिफाई करने थे कि मिनिमम स्टेट ऑफ लिबर्टी जो होनी चाहिए वो है सेक ऑफ लिबर्टी के बारे में होते हैं। इसलिए बोलते बोलते ना थक गया हूँ, मैं ऊपर हूँ, मैं नीचे पानी ले जाऊँगा, वीडियो फिर थोड़ा सा ये हो जाएगी, तो मैं उसी में बोल रहा हूँ। और क्योंकि अच्छा, प्राइम कंसर्न के बारे में जो बताया गया था कि यूटिलिटेरिज्म जो थे वो डोमिनेंट स्कूल थ्रू आउट द पब्लिक पॉलिसी थी 19th सेंचुरी में। जो तो यूटिलिटेरियन फिलोसफिकल रेडिकल जो थे और ट्रू सेंस में इन सब चीज़ों को लिया जा रहा था। अब आते हैं कि बेंथम का क्या नेचर था और मिल का क्या था। वो प्लेजर जो मानते थे वो क्वांटिटिव प्लेजर को मानते थे। ये बोलते थे, मिल ने कहा कि नहीं, क्वांटिटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों होता है। वो इंडिविजुअल्स को मानते थे, ये इंडिविजुअल्स को डिफर मानते थे। कहने का मतलब इंडिविजुअल की सिमिलर वांट नहीं हो सकती। मिल कहते थे कि नहीं, अलग अलग लोगों की अलग अलग चाह होती है, अलग अलग खुश रह सकते हैं। वो कहते थे कि बेंथम ने बोला कि मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी है, इन्होंने कहा नहीं, मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी नहीं, स्पिरिचुअल भी इसमें हो सकता है। जैसे मान लो कि हमको कार, गाड़ी, अच्छा घर, ये सब नहीं चाहिए मुझे, मगर मान लो कि मुझे खुशी मिलती है कि मैं अपनी ग्रंथ पढ़ूँ, उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है, अपना कुरान या अपना रामायण, तो उसमें भी स्पिरिचुअल में भी खुशी मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी भी जीना पड़े। उनका कहना था कि उन्होंने एक्सपीरियंस और प्लेजर्स को ही ज़्यादा ये कहा था, लेकिन इनका इनडायरेक्ट प्लेजर के बारे में कि उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट प्लेजर जो आपको एक्सपीरियंस होता है डायरेक्ट, उसी को ही आप प्लेजर मानते हैं। इनका कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी को अपना सामान दे देते हो और उसमें भी आपको खुशी मिल सकती है। तो ऐसा था। मिल ऑन लिबर्टी के बारे में बताया गया था। मिल ऑन लिबर्टी के बारे में कि मोर लिबरल देन द एनीवन एल्स थे। और पॉजिटिव लिबरल के बारे में मिल का जो वुमेन के प्रति था कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात की गई थी। बार्कर को बार्कर ने कहा था कि प्रॉफिट ऑफ लिबर्टी, जेम्स मिल के बारे में जो मैंने आपको बता दिया था। प्रोमिनेंट वर्क जो जेम्स मिल का था वो मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में था। जेम्स मिल सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी थे। सब्जेक्शन, जेम्स मिल को रिलक्टेंट डेमोक्रेट भी कहते हैं। पॉजिटिव लिबरेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब क्या है कि 1930 में जो इनका कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस था कैपिटलिज्म का, वो किया गया था टी.एच. ग्रीन जो थे। टी.एच. ग्रीन को फादर ऑफ पॉजिटिव लिबरेशन भी कहते हैं। इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट ले रहा हूँ क्योंकि एकदम मैं एक और वीडियो बना लूँगा जिसमें मैं और भी अच्छे से बता दूँगा। फादर ऑफ पॉजिटिव लिबरेशन कहते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्शंस ऑफ मैटर के बारे में बताया गया था कि पॉजिटिव लिबरेशन जैसे ही टी.एच. ग्रीन ने बताया था कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है, लिबर्टी है। लिबर्टी इन्वॉल्व राइट है, राइट डिमांड स्टेट है।
तो इसके बारे में टी एच ग्रीन साहब ने बताया था। फिर उसके बाद टी एच ग्रीन ने बताया था कि लिबर्टी इज़ द कैपेसिटी ऑफ समथिंग डूइंग वर्थ डूइंग। लास्की ने इसके बारे में था कि एवरी स्टेट इज़ नोन एज द राइट ऑफ मेंटेनेंस, ये लास्की ने बताया था। ठीक है, अब आते हैं न्यू लिबरलिज्म के बारे में। न्यू लिबरलिज्म जो फादर होते हैं हाइक थे, और जो उनको गुरु थे मिल्टन थे। उनका कॉन्टेक्स्ट ये था कि स्टेट बिकम अनसस्टेनेबल। अनसस्टेनेबल मतलब कि जैसे कि स्टेट का IMF के भी सजेस्ट रोलिंग बैक टू स्टेट स्पेस के अंदर ऑक्यूपाइड होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए स्टेट को चलाने के लिए। हैक ने कहा था क्रिटिकल वेलफेयर स्टेट के बारे में बताया था कि जैसे ब्लैक मनी हो सकता है, उसमें क्रिटिकल प्लानिंग हो सकती है, रिच शुड नॉट बी टॉर्चर कि टू द वर्क ऑफ देयर पुअर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में क्रिटिक्स किया था वेलफेयर स्टेट के बारे में। मिल्टन फेरेडमैन ने एक बुक लिखी थी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। उसके बारे में बताया था कि कैपिटलिज्म जो है वो फ्रीडम, जैसे कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी नहीं है। उन्होंने कहा था कि कैपिटलिज्म से आप डेमोक्रेसी को नहीं पा सकते हैं, बल्कि डेमोक्रेसी और फ्रीडम जो है वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को मिल सकती है, पा सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रॉबर्ट नॉजिक ने बताया था अपने बुक एनार्की ऑफ स्टेट में, जिसके यूटोपिया में एक्चुअली बहुत ही फास्ट ले रहा हूँ, मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं एक्चुअली वीडियो गोइंग ऑन है, सो अगली वीडियो में मैं ज़रूर इसको अच्छे से पार्ट ले लूँगा। और डिफेंडर थे एब्सोल्यूट राइट की प्रॉपर्टी को, और मैंक्योर जो थे गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडॉक्स के बारे में बताया था उन्होंने। चैलेंजेस जो थे जैसे न्यूलिज्म के सामने भी चैलेंजेस बहुत सारे आए थे, कि जैसे काउंटर ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट जो वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा था। ठीक है, न्यू लिबरलिज्म 2008 में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म भी आए थे। न्यू लिबरलिज्म के इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो चाहते थे कि नहीं भाई मैं अपने वेस्टर्न कल्चर को क्यों अडैप्ट करूँ, इसके बीच में इनकी बहुत सारी चैलेंजेस आई थी। जो क्रिटिक्स थे, मार्क्सिस्ट क्रिटिज्म्स थे न्यू लिबरलिज्म के, सोशल लिबरल क्रिटिक्स थे। सोशल लिबरल का मतलब द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो वैरायटी ऑफ लिबरलिज्म दैट, जैसे कि मार्केट इकोनॉमिक एंड एक्सपेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट के बारे में बताया गया था। अच्छा, लिबर्टेरियंस क्या होते हैं? मेन कंसर्न था उनका लिबर्टी ऑफ ऑल स्फीयर, हर जगह। प्लुरलिज्म के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि पावर को दो चीज़ों में स्टेट में बांधना चाहिए था। ये देखो लिबरलिज्म के बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने शुरू में बताए थे। रिस्पेक्ट करना चाहिए अलग का, फ्री मैन होने चाहिए, ठीक है, बेसिक कंसर्न होना चाहिए। बेसिक थीम ये है कि रिस्पेक्ट करो अपॉर्चुनिटीज़ की, प्रायर राइट, गुड। क्लासिकल लिबरलिज्म के 3 पार्ट होते हैं जिसमें स्टेट के बारे में ये है। थॉमस जेफरसन ने ये बात कही थी, ये सब मैं बता चुका हूँ। पॉजिटिव लिबरलिज्म के बारे में बता चुका हूँ कि फैक्टर राइज ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म, जो सोशलिस्ट चैलेंज थे, क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म थे, इन सारे फैक्टर की वजह से पॉजिटिव लिबरलिज्म का उभरना हुआ था। कंसेप्शंस ऑफ लिबर्टी बता चुका हूँ। पॉजिटिव लिबर्टी, जैसे लिबर्टी जो होती है निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव लिबरलिज्म जैसे एब्सेंस ऑफ इंटरफेस, मैन इज़ फ्री। अगर मान लो कि स्टेट नहीं होगा तो मैन तो कुछ भी करेगा, तो ये निगेटिव लिबरलिज्म के बहुत। पॉजिटिव में था कि मैन ऑल्सो भी फ्री इवन द प्रेजेंस ऑफ स्टेट, लेकिन स्टेट के होने पे भी मैन फ्री रह सकता है, ऐसा नहीं है। प्रेजेंस ऑफ स्टेट डज नॉट रिड्यूस द लिबर्टी रेदर देन द इन्हांस द लिबर्टी, ये पॉजिटिव लिबरलिज्म की थी। टी.एच. ग्रीन के बारे में मैंने बता चुका हूँ आपकी कि ये मैन कैन नॉट बी फुलफिल द लाइफ विदाउट अ लिबर्टी। एलास्की ने भी ये अपना थिंक करते न्यू लिबरलिज्म थे। फादर ऑफ न्यू लिबरलिज्म, मार्क्सिस्ट थ्योरी, क्रिटिसिज्म, ये सारी तो आप देख लेना। तो ये सारी चीज़ें थी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।